हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीआरओ की वैकेंसी आ चुकी है। फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है आयोग के द्वारा और 9 नवंबर तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रख दी गई है और छात्र इसको भर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग भरे होंगे या जल्दी से जल्दी इसको भरेंगे। ओटीआर के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। समय से आप लोग इसको भर दीजिए क्योंकि वेबसाइट पर बहुत दबाव है, बहुत सारे लोग इसको भर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस पर भी पहले भी कई सारी सूचनाएं हम आपको अपने क्लासेस में या वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं। अभी एक बार क्लास में आपको यूपीआरओ के हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे कि हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से सेक्शन होंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। आज की क्लास में आपको जीएस के बारे में आपको आइडिया देंगे कि यूपीआरओ में जो जीएस का आपका सेक्शन होगा उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न होंगे और एक सिलेबस का एक शॉर्ट में आपको रिव्यू दे देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस सेक्शन से लगभग कितने क्वेश्चन आने हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको बताते हैं ताकि आपको आगे तैयारी करने में सुविधा हो, क्योंकि कई छात्र होते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उससे बहुत जोर लगा देते हैं आप, बाकी सेक्शन आपके छूट जाते हैं। तैयारी आपकी बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस्ड वे में आपकी होनी चाहिए कि सभी सेक्शन से बिल्कुल बराबर वे में आप तैयारी करें कि जिस सेक्शन का वेटेज सिलेबस में जितना दिया गया है, जितने हर साल पिछले कुछ एक सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, कितना क्वेश्चन आया है, ताकि उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ पर आज की क्लास में उसी सारे सिलेबस और उसी सेक्शन के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं और वही सिलेबस है जो आयोग ने दिया है। अब सिलेबस को अगर देखा जाए तो इस बार आयोग ने जो वेबसाइट के माध्यम से सिलेबस जारी किया है तो उसमें बताया गया है कि इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना तथा पाठ्यक्रम, तो पहला पेपर जो होगा पेपर 1 आपका होगा, जीएस का होगा, जनरल स्टडीज़। और ये जो पेपर होगा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इनकी कुल संख्या होगी 140 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक भी 140 है, यानी एक अंक का आपका एक सवाल रहेगा। माइनस मार्किंग भी इसमें दी गई है, माइनस मार्किंग बिल्कुल है। अब इसमें जो सेक्शन दिए गए हैं तो इसमें कुल 10 सेक्शन बताए गए हैं। जैसे आपको बताया था कि हिंदी के सिलेबस में कुल 6 सेक्शन हैं, उससे आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके 140 क्वेश्चन के लिए कितने सेक्शन दिए गए हैं, 10 सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक संख्या दी गई है। यानी ऑन एवरेज अगर एक जनरल आइडिया लें कि एक सेक्शन से आपके कितने सवाल आएंगे, तो 140 क्वेश्चन 10 सेक्शन से, तो ऑन एवरेज एक सेक्शन के ऊपर कम से कम 14 सवाल आने चाहिए। एक जनरल परसेप्शन आपको बता रहे हैं, सवालों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको हर एक सेक्शन से कम इतना तैयार करना है कि 14 सवाल के लिए आप तैयार रहें कम से कम। ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक संतुलित तैयारी हो, क्योंकि आयोग की कई बार टेंडेंसी देखी गई है कि कभी किसी सेक्शन का वेटेज बढ़ जाता है, कभी किसी सेक्शन का वेटेज घट जाता है। लेकिन एक जो मानक तैयारी करने वाला छात्र होता है उसको बिल्कुल संतुलन में सभी सेक्शन को लेकर चलना होगा। एक जनरल सा आइडिया है कि 140 सवाल आएंगे, 10 सेक्शन है, ऑन एवरेज हर एक सेक्शन से आपके 14 सवाल बनते हैं। अब इसके अलग अलग सेक्शन को देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जो आपके सवाल पूछे जाएंगे, साइंस के जो 3 बेसिक सेक्शन होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायो में भी जूलॉजी, बॉटनी। तो इसमें ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन का जो दायरा होता है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। ये एक तरीके से अप्लाइड साइंसेज से सवाल पूछे जाएंगे, यानी वो हिस्से साइंस के जो आपके दैनिक जनजीवन में, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, दैनिक जनजीवन में, और ख़ास तौर पर करंट में से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं कि जो अभी वर्तमान में बीमारियां फैली हुई हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई काम हुआ, कोई नया रिसर्च हुआ, या अभी आपने सुना होगा कि चंद्रयान मिशन गया, तो अभी सूर्य के लिए जो मिशन जा रहा है, या इसरो जो नई नई टेक्नोलॉजी देख रहा है, तो वो करंट अफेयर्स से जोड़ के साइंस को आप पढ़ सकते हैं। बहुत टेक्निकल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान जीवन में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए विज्ञान ने जो प्रगति की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नए नए खोज हो रहे हैं, इन्वेंशन, खासतौर पर करंट से जुड़ी हुई चीज़ें। ट्रेडिशनल में जो आते हैं ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, बीमारियां, ये सब जो जनरल सब में पूछा जाता है वही सब इसमें होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कोई बहुत बर्नौली का प्रमेय आपको सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा कि बर्नौली का थ्योरम आ रहा है, उसका क्या इस्तेमाल है, ये पूछे जाते हैं।
तो इसको बिल्कुल जनरल वे में लेंगे और मान के चलेंगे कि इससे जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड देखा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, कि इसमें साइंस के क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ तो साइंस के क्वेश्चन कम रहे थे, तो इसका भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 14 सेफ्टी के लिए लेके चल सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्तमान दौर में जो इसरो के जो मिशन है, जो करंट से साइंस से जुड़े हुए न्यूज़ हैं उनसे सवाल बनते हैं, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उनसे जुड़े हुए सवाल ज़्यादा आएंगे, तो 14 सवाल साइंस से। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन दिया हुआ है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तो भारत का इतिहास बहुत ब्रॉड है और इसको आप देखेंगे दो हिस्से में, कि एक दिया हुआ है सिलेबस में भारत का इतिहास और दूसरा दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यानी इतिहास के लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं, यानी इतिहास के लिए आपका 14 एक का, यानी 14 सवाल इससे और 14 सवाल इससे, टोटल 28। पहले जैसे 2010 के आसपास जो आरओ की परीक्षाएं होती थी तो उसमें इतिहास के खूब जम के प्रश्न पूछे जाते थे, 30 क्वेश्चन तो बड़े आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते थे। इधर भी पिछली बार ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है, तो 28 का रेंज हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन 28 से कम आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 से कम 25 क्वेश्चन होंगे जो इतिहास से आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें सीधे सीधे 10 में से 2 सेक्शन इतिहास को दिया हुआ है, यानी टोटल 20% अकेले क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का ही है। तो 28 मतलब नंबर आपके जो सिलेबस का 20% कवर कर रहा है, यानी 28 क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से देख ले, लेकिन फिर भी आप 20 से 25 क्वेश्चन मान के चले, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा सवाल आने हैं आपको वो इतिहास से आने। तो इतिहास के भी दो हिस्से हैं, एक भारत का इतिहास जो प्राचीन काल पूरा पाषाण से शुरू होकर आधुनिक काल तक जाता है, और दूसरा कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, फ्रीडम मूवमेंट, स्पेशली 1857 1857 और उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, जन आंदोलन चला, क्रांतिकारी आंदोलन चला, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके बनेंगे। यानी सबसे बड़ा इसमें सेक्शन आपका किसका बन रहा है, इतिहास का बन रहा है, जिससे आपके 28 क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से, फिर भी 25 आप मान के चलेंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कम नहीं आएगा इतिहास से। चौथा सेक्शन हमारा है भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अब इसमें आप देखिए राज्यतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो राज्यतंत्र का मतलब जो हमारा राज्य, स्टेट जिस व्यवस्था से शासन चलाता है, तो राज्य का जो शासन चलता है किससे चलता है, संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के खास तौर पर, और तीसरी चीज़ इसमें संस्कृति, कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है। कल्चर के मतलब हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं, जो प्रमुख नृत्य हैं, जो प्रमुख चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, जो नृत्य कला की शैलियाँ हैं, तो जनरली कल्चर हिस्ट्री का भी पार्ट है, अगर हिस्ट्री के साथ भी आप कल्चर पढ़ सकते हैं और इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को बिल्कुल मिक्स कर दिया गया है, यानी 14 सेक्शन में आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों है, यानी 7-7 क्वेश्चन दोनों से आप लेके चलेंगे। पहले क्या होता था कि जैसे जनरली आप जीएस का जो सेक्शन देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग देखते थे, अब आपको एक ही में देखना है। और 14 में मान लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे और 4-6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन कल्चर से आ सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस आपको दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स की जो व्यवस्था है, इसमें क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरओ के एग्जाम में कम आएंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस का जो रेगुलर आप पीसीएस का एग्जाम देखते हैं, बाकी आयोग का एग्जाम देखते हैं, तो उसमें पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी पॉलिटी क्वेश्चन हिस्ट्री की तुलना में 1/4 ही रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के आपके मात्र 14 सवाल इस रेशियो में बन रहे हैं। फिर भी आप मान के चलिए कि 7-8 पॉलिटी के रहेंगे और कुछ 4-6 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी इकोनॉमिक्स का रेशियो आरओ में काफ़ी कम दिया गया है वेटेज। इसके अलावा भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर भी हमारा एक तरीके से कहा जाए कि इकोनॉमी का पार्ट है। वाणिज्य, कॉमर्स और व्यापार ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। ट्रेड, खासतौर पर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, जो दूसरे देशों से हमारे संबंध हैं, हमारे आयात निर्यात हैं, जो हम लेन देन करते हैं, या जो हमारा ट्रेड बाकी क्षेत्रों में चलता है, पेट्रोलियम है तो जेम्स एंड ज्वेलरीज है, तो इन सारी चीज़ों के व्यापार के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये समझ लें कि फिर से ये आपका किससे जुड़ गया, इकोनॉमी से ही जुड़ गया। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कृषि और वाणिज्य और व्यापार ये बिल्कुल करंट ओरिएंटेड है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है ये बिल्कुल क्या है, ट्रेडिशनल वाली है,
कि बजट के प्रावधान पूछे जाएंगे, आरबीआई से जुड़े हुए प्रावधान पूछे जाएंगे, और ये बिल्कुल समझ लें कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं। तो भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ट्रेड से भी जुड़े हुए सवाल रहेंगे, इनसे भी 14 क्वेश्चन की संभावना है। इसके अलावा जो जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं वर्तमान में, तो पर्यावरणों से जुड़े हुए सवाल, पॉपुलेशन, सेंसस से हालांकि संभावना कम बनती है, लेकिन हर साल सेंसस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेंसस पिछला जो हुआ था 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में होना था वो नहीं हुआ। तो जहाँ तक हमारा अंदाजा है कि सेंसस से सवाल कम पूछे जाएंगे, अगर पूछा भी जाएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ना नगरीकरण, इस नगरीकरण से जुड़े हुए जनसंख्या के सवाल ही बनते हैं वर्तमान में, तो बाकी तो नहीं बनते क्योंकि आंकड़ा काफ़ी पुराना हो चुका है। और पर्यावरण, खासतौर पर पर्यावरण, हालांकि भूगोल का भी मुद्दा है, इसको भी आप देख सकते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। कम से कम इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पर्यावरण के अनिवार्य रूप से इसमें होने वाले हैं। और नगरीकरण केवल किसके परिप्रेक्ष्य में है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, कि जो हमारे शहर हैं, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कितने शहर हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा शहर हैं, कहाँ पर नगरीकरण कम है, कहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। 7वां सेक्शन इसका है भूगोल का, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसको नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब एक मोटा मोटी जो हमारा क्षेत्रीय भूगोल होता है, विश्व का जो भौतिक भूगोल होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, वायुमंडल की संरचना है, उनसे जुड़े हुए सवाल। इंडियन ज्योग्राफी में ध्यान रखेंगे खासतौर पर इंडिया का जो फिजिकल सेटअप होता है, भौतिक प्रभाग की, हमारे जो पहाड़ है, हमारी जो नदियाँ हैं, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो मुख्य रूप से जो तटवर्ती मैदान है, जो द्वीप समूह, उनसे जुड़े हुए सवाल। और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे खनिज संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल बनेंगे। तो ज्योग्राफी से, भूगोल से कुल मिला के सवाल कितने रखे गए हैं? 14 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो इस 14 क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि ये जो नगरीकरण है या भारतीय कृषि है, इसको भी भूगोल के तहत आप रख सकते हैं। ठीक। फिर अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हैं करंट अफेयर, जिसको कहा जाता है समसामयिकी। तो जो समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक समसामयिकी कैसा है? इंटरनेशनल है, और दूसरा कौन सा है? डोमेस्टिक है या नेशनल है, अलग अलग बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो जो करंट अफेयर्स के जो मेंशन किए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे 7 करंट अफेयर्स आपके विश्व की घटनाओं से जुड़े हुए आएंगे, वैश्विक घटनाएं, जो जैसे अभी नोबेल पुरस्कारों का दौर चला है, तो नोबेल पुरस्कार हुआ है, G20 समिट हुआ है, बाकी जो, और भारत से के करंट अफेयर से जुड़े हुए आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 सवाल आपके करंट अफेयर से बिल्कुल फिक्स हैं। अब देखिए जो 9वां सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि सामान्य बौद्धिक क्षमता। अब देखिए जो सामान्य बौद्धिक क्षमता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी बुद्धि का विकास बताएगा, और बुद्धि का जो विकास है, इसकी पहचान आपको कैसे होगी? इसकी पहचान होगी कि आपका दिमाग कितने तेज काम करता है, आप गणित में, आप तर्क में कितने आप बड़े विद्वान हैं। सीधी भाषा में कहा जाए कि जो सवाल बनेंगे वो सब किससे बनेंगे? मैथ्स, रीजनिंग, या जो सिंपल जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन का जो सेक्शन दिया गया है, कितना दिया गया है? मैथ्स के लिए जो सेक्शन मिला हुआ है, तो 7 क्वेश्चन उसका रहेगा। यानी मैथ्स के लिए अगर देखा जाए तो इसमें आपके 7 सवाल किससे रहेंगे? आपके मैथमेटिक्स रहेंगे। गणित से कितने सवाल रहेंगे? 7। और 7 क्वेश्चन हो सकता है आपको रीजनिंग से दे दें, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये 7 क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं वो सातों आपके लगाने लायक नहीं होते, कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है। तो ये जो 14 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, इसमें समझ लीजिए कि 10 से 12 तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगर जो अच्छा आपका मैथ रीजनिंग है तो 10 क्वेश्चन तो बड़े आराम से लगा पाएंगे। 4 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, तो इस 7 मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2-3 तो नॉर्मल आदमी लगा जाता है, जो सामान्य परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आर की परीक्षाएं होती है, तो उसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ट्रेन वाला, कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, और एक पुल को क्रॉस कर रहे हैं। एक जो सिंपल जो दिशा वाला, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है कि राम अपने घर से निकला 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल के फिर अपने बाएं घूमता, और फिर उसके बाद वो 17 किलोमीटर चलता है। उस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन वाले, सिंपल आते हैं। और जो एक होता है सवाल, जैसे बचपन में आप सुना होगा ना कि एक बंदर एक 10 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, तो पहले 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर नीचे आता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर नीचे आता है, ऐसे ऐसे करते करते कितनी देर में वो खंभे पर चढ़ेगा।
तो इस तरीके के सवाल रीजनिंग के होते हैं। तो बहुत अगर हल्का भी मैथ रीजनिंग है तो भी अगर आपकी सामान्य क्षमता है दिमाग की तो आप उसको लगा जाएंगे। 10 में से मतलब 14 क्वेश्चन रहेंगे मैथ रीजनिंग के मिला के, इनमें से आप मान के चले कि बहुत कमज़ोर भी हैं 4-5 लगा जाएंगे, ठीक ठाक हैं तो 10-12 भी आप लगा सकते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं आते। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो 10वां सेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इस सिलेबस का जो 10वां सेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप कहते हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, तो ये जो यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है इसमें यूपी आर ओ में कितने से क्वेश्चन दिए गए हैं? 14। ध्यान रखेंगे यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें यूपी स्पेशल का सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आर ओ में अलग से मेंशन है, इसीलिए सिलेबस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं अंधे में, किसी ने बता दिया ये आता है तो ये पढ़ना शुरू किया, किसी ने बता दिया वो आता है वो पढ़ना शुरू किया। पहले सिलेबस देखिए, शुरुआत हमेशा सिलेबस से कीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यूपी स्पेशल में स्पेशली पढ़ना क्या है यूपी का? तो देखिए यूपी का क्या पढ़ना है? शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम, जो प्राइमरी एजुकेशन पर सरकार ने इस समय फोकस किया है, हायर एजुकेशन है। संस्कृति, संस्कृति का मतलब जो हमारे कल्चर हैं, उत्तर प्रदेश के जो क्लासिकल डांस है, जो जो लोक नृत्य हैं, जो लोकगीत हैं। इसके अलावा यूपी की कृषि, किन किन फसलों में यूपी बहुत अग्रणी है, किन किन फसलों में स्थिति ठीक नहीं है, जनरली अच्छे वाले से ये सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की कालीन उद्योग है तो चीनी उद्योग है, जिन जिन उद्योगों में हमें प्रमुखता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, जिन जिन व्यापार में उत्तर प्रदेश की अच्छी स्थिति है उनसे सवाल बनते हैं। इसके अलावा रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं, जो सोशल कल्चर है, इसके संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो यूपी स्पेशल का ध्यान रखेंगे, दायरा बिल्कुल फिक्स है। कई बार होता है कि आप पढ़ने क्रम में जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन आती हैं, तो वो बहुत विस्तार से देना शुरू कर देते हैं एक एक चीज़ के बारे में, तो उतने विस्तार में नहीं जाना है। बस क्या देखना है? यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और जो सामाजिक प्रथाएं हैं, विशेष तौर पर जो जाति प्रथा से जनजातियों से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्तरीकरण है, उससे जुड़े हुए कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? 14 प्रश्न। ठीक, तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो आपको पढ़नी है, जो आपको ध्यान देनी है, कि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किसको देना है? इतिहास को देना है। क्योंकि इस इतिहास से यानी हिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 28 क्वेश्चन। तो एक रेशियो जो बताया कि उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 25 से कम नहीं आएंगे। पॉलिटी का रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता है कि जो संविधान से जनरली जो बाकी पीसीएस के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन ही आए। इकोनॉमी का रेशियो यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाकी कृषि, वाणिज्य और व्यापार है, ये भी इकोनॉमी का हिस्सा अगर आप मानते हैं तो वो भी आ जाएगा। भूगोल में क्योंकि भारत और विश्व दोनों का भूगोल है, तो उसमें समझ लीजिए कि 14-15 क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि भूगोल के टॉपिक में ही हम लोग पर्यावरण को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन को पढ़ते हैं, तो जनरल जो टॉपिक हो तो भूगोल से मिला के समझ लीजिए कि 14 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपके बनने हैं। और पिछले जो कुछ एक साल में जो आयोग का जो रिजल्ट आया है यूपीआरओ का, तो उसमें जो टेंडेंसी देखी गई है कि आपका 90 से लेके 100 के बीच में, अगर आप माइनस मार्किंग के बाद भी 90 से 100 के बीच में आपका स्कोर होता है, जनरली 126, 120 ये रेंज में अगर आप हैं टोटल मार्क्स, सॉरी माइनस मार्किंग के बाद ये हिंदी को मिला भी दिया जाए तो भी 125-26 के आसपास रहते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और जीएस में यानी कि आपको जीएस में कम से कम 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। और जो हिंदी है, हिंदी में अगर 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 45 से 50 के बीच में है, तो बड़े आराम से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक करके सेक्शन वाइज अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। अध्ययन में कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी बने रहिए, फिर से इस आर ओ की कुछ महत्वपूर्ण सूचना के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।